गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज बात करेंगे सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के लिए। आप 6 to 8 लेवल 2 यानी 6 to 8 के हैं, साइंस के हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, वीडियो पूरा दिखिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा ट्रिक के साथ हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन की किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यानी उसका मास क्या होगा, ठीक है। इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और उसमें इसका द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 12 ग्राम, 18 ग्राम, 45 ग्राम या फिर 5 ग्राम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दिया क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए द्रव्यमान, यानी यहाँ देखते हैं कि द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन होता है। तो घनत्व मेरा 15 मिलीग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है और आयतन इसका दिया हुआ है 3 मिलीलीटर। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 15 इंटू 3 45 ग्राम आंसर होगा, यानी आंसर सी इसका है। आगे देखिए बहुत मज़ेदार एकदम, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है। दोस्तों इसको इतना शानदार मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और कभी भी स्केलर और वेक्टर यानी सदिश राशि और अदिश राशि में आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए बहुत मज़ेदार देखिए क्या कहता है कि देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि अदिश राशि कौन है, यानी कौन से स्केलर क्वांटिटी है और कौन कौन से क्वांटिटी को स्केलर कहेंगे। शानदार ट्रिक देखिए, कहता है उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगा कर जाता है। वाह, उसका दामाद आया और करंट लगाकर, स्पीड से उसका दामाद आता है और करंट लगाकर जाता है। तो सबसे पहले देखिए ऊ से, ऊ फॉर ऊर्जा होता है, यानी ऊ से ऊर्जा, यानी जिसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और स से हो गया समय, समय यानी टाइम। और का से कार्य यानी वर्क। और दा से दाब, प्रेशर को दाब कहते हैं। ये सभी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि हैं। उसी तरह माँ से हो गया, यहाँ उस माँ से हो गया मास यानी द्रव्यमान जिसको कहते हैं, ये अदिश राशि है। उसी तरह द से दूरी, डिस्टेंस। और स्पीड से आप जान रहे हैं, स्पीड से मतलब हो गया चाल। जो चाल भी क्या होता है, स्पीड क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, अदिश राशि हो गया। आप और आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ता से तापमान यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मेरा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, वी से हो गया विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, ये इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। और ल से लंबाई है ना, ल से लंबाई, तो ल से लंबाई हो गया, लंबाई भी मेरा क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, बाकी हम सेट किए हैं क्वेश्चन को, यानी उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, मास यानी द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, ताप, विद्युत धारा, लंबाई, ये सभी के सभी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि हैं। और हम लोग जानते हैं कि अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, उसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी विच है जो ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी जिसका दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिणाम होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। चलिए शानदार ट्रिक अब पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है, ठीक है, यानी सदिश राशि हम किसके कहते हैं। तो आप जानते हैं सदिश राशि हम लोग उसको कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, ठीक है। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। चलिए उसको भी शानदार ट्रिक से हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि क्या है, उसके कौन से ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इसका ट्रिक देखिए, कहता है बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है, यानी बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है। ब से हम लोग देखते हैं बल, फोर्स है ना, और बल आघूर्ण, टॉर्क, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। और क से हो गया, को से हो गया कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ये भी क्या है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। भार, भा से भार हो गया, भार यानी वेट, ठीक है। वेट भी मेरा क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, र से हो गया रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी भी मेरा क्या हो गया, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ये भी मेरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। ब से वेग हो गया, वेग मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी आप जानते हैं, ये भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और त्वरण से हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, त्वरण भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह देखिएगा र से हो गया रेखीय वेग यानी
यानी जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से रेखीय संवेग जिसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और से को हम लोग यहाँ साइलेंट में रखते हैं, ठीक है। संकोच, संकोच ये साइलेंट में रह गया, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आगे देखिए, को से होता है कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और च से हो गया चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। और आ से देखते हैं आवेग, है ना। आ से आवेग, आवेग भी मेरा क्या है, इम्पल्स आवेग भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, शानदार, बहुत शानदार दोस्तों, आपको एकदम याद रखिए इसको, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं जहाँ वह उच्चारण जो होता है ना, जहाँ वह साउंड आता है, वो जनरली क्या होता है, वो जनरली क्या होता है वहाँ, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप देख सकते हैं जो भी वह आया है, ब और वह का उच्चारण जो भी होता है वो सभी वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखिए, बल हो गया, फिर देखिए कोणीय वेग, वह, है ना। और विस्थापन, कुछ को छोड़ करके यानी मैक्सिमम वैसे शब्द जो व से उच्चारण होते हैं, एक दो छोड़ के अपवाद है वैसे, वो मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग दो लाइन में स्केलर और वेक्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया, ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है। और वेक्टर स्केलर में हम लोग देखते हैं उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर जाता है। क्या मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेरा ये स्केलर क्वांटिटी हुआ और ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है, यानी जो लाइट रे जो है उसको पास नहीं कर सकती है, उससे गुजर नहीं सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी या फिर पारदर्शी। तो स्पष्ट है, इसका आंसर होगा अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यानी पृथ्वी का जो सतह है, अर्थ के सरफेस पर कोई भी बॉडी है, उसका मास क्या होगा यदि जिसका द्रव्यमान जो होता है चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान की बात करता है ना। तो द्रव्यमान मेरा कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा क्या होता है, वो बदलता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुना करते हैं तो उसका भार निकलता है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु के भार का 6 गुना होता है। यदि वेट रहता तो वो 6 गुना हो जाता है, कहाँ पर, पृथ्वी पर ज़्यादा होता है और चंद्रमा पर 1 है ना 1/6 कम हो जाता है। यानी चंद्रमा जितना वस्तु का भार है चंद्रमा पर, वो पृथ्वी पर आएगा 6 गुना हो जाएगा। भार की बात करते हैं, द्रव्यमान नहीं, ठीक है। किंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों की सतहों पर वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, मास चूँकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका मान जो होता है नियत होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों जगह क्या होगा, द्रव्यमान बराबर होता है। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर नहीं करेगा यहाँ, यानी मास जो होता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। यदि चंद्रमा पर स्थित वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, यानी उसका मास जो होता है 10 किलोग्राम है, तो इसका पृथ्वी की सतह पर उसका द्रव्यमान भी मतलब 10 किलोग्राम ही होगा। यानी m का वैल्यू, मास का वैल्यू, द्रव्यमान का वैल्यू हर जगह बराबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक विलय के विघटन दर, स्थान खाली स्थान दिया हुआ है, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन देखिए, भार पर, दाब पर, तापमान पर या फिर सतह क्षेत्र पर, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि एक विलय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। एक विलय का विघटन दर जो होता है तापमान पर निर्भर करती है। तापमान से विलय पदार्थ के पदार्थों का विघटन होता है, ठीक है। क्या होता है, वो विघटन होता है। इससे पदार्थों के मध्य अंतः क्रिया होती है, इंटररिएक्शन होता है, जिससे विघटन दर प्रभावी होती है। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, कांस, ब्रॉन्ज दो धातुओं के मिश्रण है, यानी कांसा जो होता है दो धातुओं का मिश्रण होता है। ये दो धातुएं कौन है जिनसे मिल करके कांसा बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जीएस में भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तांबा और टीन, तांबा और आयरन यानी लोहा, और एल्युमिनियम तथा टीन और तांबा तथा जस्ता। तो आंसर याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका आंसर होगा। यानी तांबा और टीन के मिश्रण
करने से यानी दोनों को मिलाने से ब्रॉन्ज यानी कांसा का निर्माण होता है, यानी कांसा बनता है। इस प्रकार बनी धातुएं मिश्र धातु कहलाती है। हम लोग कुछ अन्य को भी जानते हैं, ये भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। अन्य मिश्र धातु जैसे इस्पात है ना, यहाँ पर देखते हैं कार्बन और लोहा मिल करके क्या बनता है, पीतल बनता है ना। कार्बन लोहा, फिर देखिए पीतल में तांबा और जस्ता मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा और निकेल और क्रोमियम के मिलने से बनता है। ये सभी क्या होता है, मिश्र धातु होता है। मिश्र धातुएं अनेक माने क्या होता है, धातुएं अधिक मजबूत होती है। जो भी होता है मिश्र धातु जो होता है वो मजबूत होती है, इसलिए इससे ताप यानी तोप तथा मूर्ति आदि जैसी वस्तुएं बनाई जाती है। यानी मजबूत होता है, इसलिए तोप एवं जो भी मूर्ति होता है तो उसको इससे से बनाया जाता है। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, कहता है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। यानी किसमें ये सब क्षमता होती है, ग्राफिक कौशल है ना, या फिर दिशात्मक कौशल, या फिर चित्रण कौशल, या फिर स्थैतिक कौशल। तो इसका आंसर यहाँ सी होगा, यानी चित्रण कौशल। यानी स्थान, दूरी तथा दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माने चित्रण कौशल कहा जाता है। चित्रण कौशल के विकास हेतु मानचित्र एक महत्वपूर्ण साधन होता है। यानी मैप जो होता है वो मानचित्र जो होता है एक महत्वपूर्ण साधन होता है। मानचित्र द्वारा दिशा तथा स्थानों की स्थिति को समझा जा सकता है, आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। दूरी की जानकारी भी मानचित्र से ही ग्रहण की जा सकती है, ठीक है। हम लोग मैप से निकाल सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश की जगह यानी अमुक स्थान से अमुक स्थान की दूरी क्या होता है, कितना है, इसको हम लोग नाप सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, है ना। सबसे धीमी होगी किस स्थिति में, पहला ऑप्शन दिया है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी हो, या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब वृद्धि हो, या फिर सतह का क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, या फिर सतह का क्षेत्र घटता है और लेकिन तापमान बढ़ता है। ये कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होता है सबसे धीमी होगी। तो प्रश्न दोस्तों स्पष्ट है, इसका आंसर होगा ए, यानी सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होगा वैसी स्थिति में जो होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। डिटेल जानते हैं इसको, वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह का क्षेत्र और तापमान यानी टेम्परेचर दोनों में कमी होगा। यानी उसका सतह क्षेत्र है ना, सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज करेगा, यानी दोनों में कमी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जो लिक्विड फॉर्म में जो भी मटेरियल होता है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट जब होता है, बदल जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है, यानी सतह का जो होता है सरफेस एरिया जब बड़ा होता है तो तापमान कम एवं अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकरण होता है, ठीक है। इसे कपड़ा सुखाने की प्रक्रिया से आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, जो कपड़ा फैला कर रखा जाता है, यानी जो कपड़ा को हम लोग फैला कर रखते हैं तो वह जल्दी सूखता है, ठीक है। जितना फैला कर रखते हैं तो क्या होता है, वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। आगे देखते हैं, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें आचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, चलिए इसको जनरल प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं या जान सकते हैं या जानना भी चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, या जो भी उसमें डस्ट होता है उसको हटाने के लिए, या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जो उसमें मॉइस्चर होते हैं, नमी होता है, पूर्णतः हटाने के लिए, या आचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। यानी जो भी उस जार है, जार में जो मॉइस्चर है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है, ठीक है। यानी कांच के जार एवं बोतलों को उनमें आचार भरने से पूर्व सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि कांच में उपस्थित नमी यानी जो भी उसमें मॉइस्चर्स हैं पूर्णतः समाप्त हो जाए, अन्यथा अचार खराब होने की संभावना होती है, अचार खराब हो सकता है, इसलिए उसको पूर्णतः सुखा लिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न है वाष्पीकरण विषय पर, यानी वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को
बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए, यानी वाष्पीकरण क्या है, बच्चों में कौन को कैसे कैसे सोचेंगे, तो यानी विविध सोच का आकलन, यानी बच्चे कैसा कैसा सोचते हैं उसके बारे में उसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। कौन सा प्रश्न एक नमूना यहाँ हो सकता है। ऑप्शन देखिए, जल चक्र का आरेख बनाएंगे और उन्हें नामित कीजिए, यानी उसको हम लोग नाम रखेंगे, क्या क्या होगा उसमें स्ट्रक्चर बना करके। जल चक्र के 5 लाभ लिखेंगे, या फिर क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता, या डी में कहता है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। ठीक है, कहने का मतलब है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए प्रश्न, है ना, करने के लिए प्रश्न क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होगा, है ना, क्या होगा, क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता, एक नमूना हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों से बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। साथ ही शिक्षक इस बात का भी आकलन कर सकता है ना, उसका हम लोग असेस कर सकते हैं, बच्चा को आकलन कर सकते हैं कि संबंधित विषय पर बच्चे कैसे सोचते हैं, उसके बारे में बच्चा का सोच क्या है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, किसी राज्य के मानचित्र, यानी कोई भी राज्य है के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, यानी एक सिरा पर जो होता है एक किनारे पर ये लिखा था स्केल 1, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 110 मीटर, मैंने स्केल में लिखा हुआ है वहाँ नीचे जो मैप है उसके नीचे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितना होगा। तो क्लियर है, स्पष्ट है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 है तो कितना हो गया 9.7, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा आप कैलकुलेट करिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे 9.7 को 110 से तो हो जाएगा देखिए 1067 मीटर। तो इस तरह से उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा देखिए 1.067 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कहता है कि अल बरूनी कौन था। चलिए देखिए ईवीएस का क्वेश्चन है, अल बरूनी कौन था। ठीक है, ये वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा किया था। अगला प्रश्न देखिए, वह एक कुतुब है ना कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। आगे प्रश्न कहता है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। आगे कहता है, वह उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के इतिहास के नाम से इतिहास को जानने में हमको हेल्प करता है। और यही आंसर भी मेरा सही है। कहने का मतलब है कि अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आया था, किंतु उसने स्वतंत्र रूप से भारतीय समाज पर अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में, यानी अपने यात्रा को अपनी माने ऐतिहासिक बनाने के लिए एक किताब लिखा था। यात्रा के दौरान, भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद, यानी जिसको तारीख़े हिंद भी कहा जाता है, में स्थान दिया। ठीक है, अल बरूनी वर्तमान उज़्बेकिस्तान का एक निवासी था, यानी उज़्बेकिस्तान का वो सिटीजन था, नागरिक था। उसने अपनी पुस्तक में भारत की कल्चर जो है, भारत की संस्कृति, समाज, विज्ञान तथा चिंतन के बारे में गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि तरुण भारत संघ नामक समूह जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में सहायता करने से, या फिर देखिए स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए, यानी एमडीएम उपलब्ध करवाने के लिए, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। और चौथा कहता है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी यहाँ तो तरुण भारत संघ जो है एक समूह है जो राजस्थान में विस्थापित तरुण भारत संघ, यानी जिसको टीबीएस भारत का एक जो है अशासकीय निकाय है जो जल संरक्षण हेतु पुरानी झीलें को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। यानी जो जल पुराना हो जाता है, पानी की गंदा हो जाता है तो उसको पुनर्निर्मित किया जाता है। ठीक है, यह उससे संबंधित है। यह निकाय वन
एवं जल के संरक्षण विषयों पर लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है। जल पुरुष याद रखेंगे, वाटरमैन जल पुरुष राजेंद्र सिंह इस संस्था से संबंधित हैं। ठीक है, जल पुरुष जो होते हैं यानी वाटरमैन राजेंद्र सिंह जो होते हैं तरुण भारत संघ से संबंधित है। आगे देखिए, खाली स्थान दिया हुआ है पहले ही, के अतिरिक्त बच्चों के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? कल्चर यानी संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता यानी जो भी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पर, या फिर पौष्टिकता पर, या फिर शारीरिक गठन पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, शारीरिक गठन। यानी संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता आदि सभी कारक बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक हैं, है ना। सभी क्या है? वातावरणीय कारक हैं, जबकि शारीरिक गठन वातावरणीय कारक नहीं है ना। यह एक आनुवंशिक कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहता है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चार प्रक्रमों में से है ना, चार क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना बेहतर होता है या करना चाहिए? देखिए, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्तेयन। ठीक है, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन तथा निस्यंदन। फिर अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। या डी में है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा। यानी कहने का मतलब है कि रेत और नमक के जो मिश्रण को अलग करने के लिए निस्तेयन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण से अशुद्धियों को हटाने, जब मिश्रण में कोई अशुद्धि होता है तो अशुद्धियों को हटाने तथा उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए निस्यंदन को अपनाया जाता है। निस्तारण में मिश्रण के दो पदार्थों को अलग किया जाता है। कौन कौन किया जाता है? वाष्पन से मिश्रण की अशुद्धियाँ समाप्त होती है और अवसादन से शुद्ध पदार्थों को अलग किया जाता है। याद रखना है, अवसादन से क्या किया जाता है? शुद्ध पदार्थों को अलग किया जाता है। देखते हैं आगे प्रश्न में कहता है कि क्वथनांक यानी उबलना, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? क्वथनांक में द्रव से वाष्प में परिवर्तन को देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। बी में कहता है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, यानी जो जल का जो स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में वाटर पाया जाता है, तो क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक ऐसा नहीं। अगला कहता है कि क्वथनांक से द्रव का आयतन कम होता है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर सी होगा। कहने का मतलब है कि पदार्थ के द्रव से गैस में बदलने से, यानी जो लिक्विड फॉर्म में उसे गैस फॉर्म में चेंज होने के लिए बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। यह किसी भी ताप पर हो सकता है, यानी किसी भी ताप पर ये हो सकता है, जबकि पदार्थ जिस ताप पर उबलने, यानी जिसको बॉयल होता है, उबलने, क्वथन करने लगे यानी उबलने लगे, वह उसका क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यह निश्चित होता है ना। जैसे जल का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वो गर्म होगा तो वह क्या होगा? उबलने लगेगा, इसलिए इसको उबाल बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, अतः वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक ऐसा नहीं होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे देखते हैं। कहता है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। जो नींबू जो है फल है, साधारण पानी में डूब जाता है, जबकि वो नमकीन पानी में, है ना, जो नमकीन पानी में वह तैरता है। ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन देखिए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से कम हो जाता है। दूसरा कहता है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और सिम कहता है कि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा में है नींबू का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर बी होगा, यानी नींबू साधारण पानी में डूब जाता है ना। नींबू जो होता है साधारण पानी में डूब जाता है, चूँकि पानी के घनत्व से नींबू का घनत्व अधिक होता है, डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में वो तैरने लगता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के द्रव्य में, यानी कोई भी है, किसी भी वस्तु के द्रव्य में तैरने या डूबने से संबंधित प्रमुख बिंदु को हम लोग ऐसे जान सकते हैं।
कोई वस्तु द्रव में तैरेगी, यानी कोई भी वस्तु द्रव में तैरेगी यदि उसका डेंसिटी यानी उसका घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम होगा। ठीक है, द्रव्य के घनत्व से कम होगा तो तैरेगा और अधिक होगा तो वो डूब जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो आंसर इसका होगा डी, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। यानी ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, क्या है? अभिन्न अंग है। उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक परंपरागत जिसको हम लोग अनवीनीकरण बोलते हैं, और दूसरा गैर परंपरागत जिसको हम लोग नवीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए परंपरागत ऊर्जा कौन सा है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ऐसे होते हैं जो समाप्य हैं, अर्थात यानी समाप्त हैं, अर्थात उनकी मात्रा सीमित होती है ना, यानी वो समाप्त हो जाएगा तो दोबारा हम उसको तुरंत नहीं बना सकते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी शामिल हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वैसे होते हैं जो असीमित मात्रा में होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हम लोग इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बायोमास के अवायवीय किण्वन, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? कौन सी गैस बनती है, उत्पादन होता है? ठीक है, बायोगैस, गैस ऑयल, प्राकृतिक गैस, या जो भी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर दोस्तों ए होगा, यानी बायोगैस। बायोगैस ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है जो बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा उत्पन्न होती है। यह सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा की तरह नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जैसे जैविक प्रक्रिया से उत्पादित होने के कारण इसे बायोगैस कहा जाता है। याद रखना है इसको भी। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है, यानी बायोगैस जो होता है पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी है। घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों में इसका उपयोग प्रभावी रूप से किया जा रहा है। अगला प्रश्न में देखिए, कहता है क्या? गलत कथन का यहाँ चयन करना है, यानी कौन सा कथन गलत है उस गलत कथन का चयन करना है। कहता है कि पावर पेट्रोल, है ना, पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, यानी पावर पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर जो होता है साधारण पेट्रोल से अधिक होता है। दूसरा कहता है कार्बन, है ना, फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है, यानी जो हरित गृह गैसें की माप है। या फिर वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं। और डी में है वायुमंडल की 4 परतें का सही क्रम है। नीचे से हम ऊपर जैसे जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसमें देखिए गलत का यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है, यानी गलत, उसको हमको चुनना है। तो दोस्तों इसमें वनीकरण और वन रोपण एक ही प्रक्रिया के दो प्रमुख शब्द हैं, ये गलत है, ये दोनों अलग अलग होता है। यानी वनीकरण से तात्पर्य वनों की पुनर्स्थापना से है ना, पुनर्स्थापना से है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों के दबाव में वनों की हुई क्षति को पूरा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वनीकरण कहते हैं। जबकि वन रोपण से तात्पर्य नए वनीय क्षेत्रों का विस्तार से है, यानी किसी भूखंड पर वृक्षों का रोपण वन रोपण कहलाता है। वनीय क्षेत्रफल के अनुपात में वृद्धि के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन गुड्स डिट्स नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दे, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दे, कचरे को जला दे, या फिर पक्षियों के लिए दाना पानी रखे, या फिर आहार में विभिन्न अनाज खाएं। तो यहाँ प्रश्न कहता है कि यहाँ कौन जो है एक ग्रीन फूड डिट्स नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, कचरे को जला दे। यानी पर्यावरण की सुरक्षा
करने के लिए उत्तम रहन सहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ग्रीन गुड्स डीड्स यानी ग्रीन गुड्स डीड्स को सामाजिक आंदोलन के रूप में एक मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पर्यावरण पर ब्रिक्स मंत्रिमंडल बैठक में मई 2018 में ग्रीन गुड्स डीड्स को आधिकारिक रूप से